हुई है 1947 की, जो कश्मीर के एरिया में हुई, और 1965 की वॉर जो कि अगेन हुई कश्मीर की वजह से ही थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर का जवाब देना चाहता था और इंडिया ने लाहौर पे कब्जा करने की कोशिश की, ऑल्दो पाकिस्तान ने उसको नाकाम बना दिया। 1971 की वॉर, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान पे इंडिया हमलावर हो जाता है और मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला करके वो उसको दो लख्त कर देता है। 1950s के अंदर ही सीटो सेंटो होते हैं। सीटो सेंटो मैं आपको बता चुका हूँ, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ये दोनों माहिदों के अंदर भी ये होता है, क्योंकि इंडिया सोवियत यूनियन का बड़ा मजबूत इत्तेहादी होता है, तो ये खदशा होता है कि इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की हेल्प लेकर पाकिस्तान को ओवर पावर कर सकता है, बिकॉज सोवियत यूनियन काफी करीब है, निस्बतन काफी करीब है पाकिस्तान से, और इंडिया तो पाकिस्तान के साथ है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान अलाइनमेंट विच वाज विद यूएस। तो पाकिस्तान पे साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मनीला पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाती है, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बगदाद पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, इन दोनों का हिस्सा बनता है कि जी अमेरिका वादा करता है कि वो डिफेंस में हेल्प करेगा, डिफेंड करेगा, हथियार मिलेंगे, इमदाद मिलेगी, ऑल दिस। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होती है, वर्ल्ड बैंक इसको ब्रोकर कराता है और पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया मिल जाते हैं, जिनके नाम हैं जेहलुम, चनाब और सिंध, जबकि इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं रावी, सतलुज और ब्यास। इसके चक्कर में पाकिस्तान को पैसे भी मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक काफी कर्जा भी देता है आसान शराइत पे, और वो कर्जा जो है फिर डैम्स बनाने के लिए इस्तेमाल। रन ऑफ कच्छ का इशू आता है, सरक्रीक का एरिया 1965 ऑनवर्ड्स। रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात वाली तरफ से आप देखें और पाकिस्तान की साइड से, तो ऑल्दो इंडिया इस पे कब्जा कर लेता है। बाद में 1980 से ऑनवर्ड सियाचिन का इशू होता है। सियाचिन एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, बल्कि दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, जहाँ पे ओपन वॉर हो रही है। लेकिन 1980 में इंडिया स्टेल्थ के जरिए सियाचिन के एरिया पे काबिज हो जाता है। पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया उसकी इंटरप्रिटेशन अपने लिहाज से करके उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब ने फरमाया था कि सियाचिन पे तो घास भी उगती नहीं है, तो उस चक्कर में जो है वो उन्होंने आराम से, हम जो है वो मार्शल लॉ लगा के अपने लोगों को डंडे सोटे मार रहे थे, इतने में इंडिया ने जो है वो सियाचिन पे कब्जा कर लिया, रख देना। 1992 में ये वो दौर था जब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे बातें हो रही थी, नो यूज ऑफ केमिकल वेपन्स और नो यूज ऑफ बायो वॉरफेयर की बात हो रही थी। तो 1992 में दोनों मुल्क ये भी इस डिक्लेरेशन पे साइन कर लेते हैं कि एक दूसरे के ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है जी। हम्म, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, एंड ताल्लुकात क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही होती है तो इतने बुरे नहीं होते हैं। 90s के अंदर नवाज शरीफ साहब भी दोस्ती करना चाहते हैं, मोहतरमा भी करना चाहती हैं, बल्कि 1989 में गालिबन राजीव गांधी भी आते हैं पाकिस्तान, बेनजीर से मिलते हैं। तो ऑल्दो इन पैरेलल कश्मीर में इंसर्जेंसी काफी बढ़ जाती है, जिहाद की एक्टिविटी वो भी 1989 ऑनवर्ड्स काफी, कश्मीर का जो जिहाद है वो एक्टिव हो जाता है, बट स्टिल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक हद से ज्यादा खराब नहीं हो पा रहे होते, या खराब होते भी हैं तो उनको सियासी लीडर बाहमी बातचीत से इसको हल कर लेते हैं। 1998 के अंदर दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की अपनी टेस्टिंग करते हैं।
इंडिया पोखरान में करता है, पाकिस्तान चागी में करता है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन जाते हैं। जो लोग आईआर पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा कि एक न्यूक्लियर डेटरेंस का एक फिनोमेना है कि जब आपका दुश्मन भी न्यूक्लियर पावर हो और आप भी, तो फिर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने से कतराते हैं। तो वाजपेयी जी ने यही किया कि फिर वाजपेयी जी ने और नवाज शरीफ ने मिलकर कहा कि भाई अब तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही होगी, जिसको मैड बोलते हैं, कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे, तो जैसे घर में होता है कि आप लोग किसी से चिढ़ जाएं या किसी की कोई एक मनफी बात को पकड़ लें, तो उसके बाद आप उसमें से चीजें मनफी ढूंढते ही रहेंगे और आपको मिलती भी रहेंगी, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। तो इसी तरह पड़ोसियों में भी यही होता है कि ये ममालिक अगर चाहेंगे कि एक दूसरे से लड़ते रहें, तो कोई ना कोई वो एक्सक्यूज निकाल के एक दूसरे की कोई ना कोई गलती ढूंढ लेंगे, क्योंकि इंसान खता का पुतला मिलाकर। तो उन्होंने कहा कि आइए हम एक दूसरे से अपना ज़र्फ बड़ा करें, एक दूसरे की गलतियों को पीछे धकेलें और दोस्ती कर लें। तो बस में बिठा के नवाज शरीफ साहब बुलवाते हैं जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, लॉर्ड डिक्लेरेशन होता है, कश्मीर को एक कॉन्फ्लिक्ट इशू के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है और ये वादा किया जाता है कि म्यूचुअली इसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी, ये लाहौर डिक्लेरेशन होती है। मगर इसी दौरान जो है वो हमला हो जाता है कारगिल पे 1999। और कारगिल की वॉर ये होती है कि सर्दियों के अंदर पाकिस्तानी फौज जो है वो कुछ चौकियों पे कब्जा कर लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली चीज उस तरह से मैनेज नहीं होती और पाकिस्तान की हैवी कैजुअलिटीज हो जाती हैं। आई थिंक 3:1 के हिसाब से, यानी हर 3 जवानों पे एक अफसर की शहादत होती है। और ये बहुत एक हाई लॉस इंकरिंग एक्सपेडिशन बन जाता है। लेकिन इसका एक और नुकसान ये होता है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और इतने में 99 में ही मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ का तख्ता उलट देते हैं और इफेक्टिवली मार्शल लॉ लगा देते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। 2001 में कश्मीर असेंबली पे खुदकुश हमला होता है और ये खुदकुश हमला 9/11 से पहले का होता है, ये बात याद रखिएगा। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे भी अटैक होता है, जिसका इल्जाम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पे आता है। और उसके बाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स बहुत बढ़ जाती हैं। इंडिया अपनी पाकिस्तान से सरहद के करीब फौजों को बढ़ा देता है, जिसको ऑपरेशन पराखरन बोलते हैं। और टेंशन उरूज पे होती हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स की कोशिश से जो है इस मामले को उस टाइम पे डिफ्यूज कर लिया जाता है। 2003 से 2004 वाजपेयी साहब अब जाते हैं, कांग्रेस की हुकूमत आती है मनमोहन सिंह की। यहाँ पे मुशर्रफ स्टेबल हो जाते हैं और क्योंकि मुशर्रफ खुद फौजी हैं तो उनको फौज की तरफ से रिएक्शन का डर नहीं होता है, तो ताल्लुकात बेहतर होते हैं। फिर कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हो जाते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी, लोग सिफारतकारों के बजाय फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और इनके जरिए आपस में बातचीत, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता है, ताल्लुकात में बेहतरी आती है, क्रिकेट बढ़ जाती है। तो ये चीज शुरू हो जाती है। समझौता एक्सप्रेस पे 2007 में हमला होता है, बाद में पता चलता है कर्नल पुरोहित ने हमला किया है। पाकिस्तान आने वाली समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो है वो बम धमाके होते हैं, काफी सारे पाकिस्तानी इसमें शहीद होते हैं, इंडियंस भी इसमें काफी सारे मारे जाते हैं। तो उसके बाद समझौता एक्सप्रेस सस्पेंड हो जाती है। फिर मुंबई के अंदर टेरर अटैक होता है, जिसको 26/11 बोलते हैं। ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और अब नजर आता है खुल के कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से पीछे हटके अब दूसरे ममालिक की इंडिया की तरफ आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन फॉर ट्रेड जो है वो डिक्लेयर कर चुका होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया होता है। 2013 में नवाज शरीफ पावर में आते हैं और नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी 2014 में अपनी वजीर आजम बनने के बाद अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में भेजा था।
रिलेशंस रोलर कोस्टर पे होते हैं क्योंकि उड़ी का अटैक होता है, पठानकोट का अटैक होता है, जिसकी वजह से इंडिया क्लेम करता है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट को जो है वो ड्रोन से मारा है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ ज्यादा खास होता नहीं है। 2016 में सार्क मीटिंग होना होती है पाकिस्तान में, लेकिन बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया इसको ब्लॉक करते हैं, और इंडिया अपनी मसल को यूज करके पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। बुरहान वानी जो कि फ्रीडम फाइटर भी हैं, जिनको इंडिया लाजमन टेररिस्ट कहता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, और बड़ी बेहिमाना तरीके से इसके नतीजे में कश्मीर के एरिया में बहुत ज्यादा, खासकर वैली के अंदर बहुत ज्यादा एहतजाज होता है, और लाखों का इज्तिमात होते हैं और बुरहान वानी के हक में बातें की जाती हैं। कुलभूषण पकड़ा जाता है बलूचिस्तान के इलाके से, पता चलता है कि ईरान की बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी दहशतगर्दाना एक्टिविटीज कराया जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या, ये हमने लिख दिया। अब मेरा आप लोगों से सरक्रीक इशू का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा अब आप लोगों को एक असाइनमेंट देने का इरादा हो रहा है, और असाइनमेंट ये है कि आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि what are the primary causes of sour relations between Pakistan and India, ठीक है, and what do you suggest as a strategy to improve these relations? सवाल समझ आ गया? एक सेकेंड जी। what are the primary reasons for sour relations या bad relations between Pakistan and India? How would you suggest that can we improve these relations in the light of current scenario? समझ आ गई है आप लोगों को सवाल? जी अहमद रजा। जी 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 सर, आ गई। चलें, अब आप जरा इसको टाइप कर दें, एंड आई विल गिव यू 15 मिनट्स कि आप इस पे, आप लोग तमाम लोग अपने अपना आंसर्स बनाएं, और 15 मिनट से पहले कोई अभी इसको डिस्प्ले ना करे चैट बॉक्स में। अहमद रजा, जो सवाल मैंने बताया उसको जरा आप टाइप कीजिए फॉर एवरीवन, जी एंड सर। देन वी विल मीट एग्जैक्टली एट 11:10। ओके।
बाबा जी 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 केले के खल केले दिए मैं के यार ध्यान यार करिएगा वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? अहमद रजा आप बात करना चाह रहे हो? जी सर, तो आपने कहा था कि वो लिखिएगा तो हम सेंड कर सकते हैं अभी जी चैट जी, अब बॉक्स में। आप लोग, जी अब आप पेस्ट कर दें जी। मेरा नाम है खाने की बराबरी पड़ता है तो खाने ज्यादा पड़ता है जब आपने साई बाबा नहीं थी रस्सी हाँ खाने से डबल पड़ता ओके जी, लेट्स सी व्हाट यू हैव रिटन। अहमद रजा ने आई थिंक टाइप कर दिया है। अहमद
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं म्यूट करके बोले जा रहा हूँ इतनी देर से। तो मैंने आंसर्स को डिस्कस किया है आप लोगों के साथ अभी। अच्छा, अब नो बहुत अच्छे नो से, सर। हाँ वो मैंने सारा कुछ म्यूट करके बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा जी, अहमद रजा ने मेन रीजंस जो लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। कश्मीर डिस्प्यूट की बात की है, एक तो वेल से कभी स्टार्ट ना करें, दूसरी चीज है इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल रेटरिक लिख दें, रेडिकलाइजेशन ऑफ स्टेट्स या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, इसके अलावा बिटर मेमोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस, bitter memories of independence and previous wars, low connectivity through trade and people to people communication, ये 4-5 चीजें हैं। इलिटरेसी, पॉवर्टी, इन चीजों की वजह से भी जो है वो एक दूसरे से नफरत को फरोग मिलता है। तो ये वो रीजंस हैं। अच्छा, आपने उसके बाद जो जवाब लिखा है, जो सॉल्यूशंस लिखे, बायलैटरल ट्रेड आई थिंक वेरी गुड। बायलैटरल के साथ साथ आप लिखें सार्क को या रीजनल जो कोऑपरेशन है उसे भी इम्प्रूव करना चाहिए, एक फ्री मार्केट को बनाना चाहिए। साउथ एशियन रीजन इज कॉल्ड द लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। साउथ एशिया के जो ममालिक हैं उनके दरमियान आपस में ट्रेड दुनिया के किसी भी और रीजनल जो ग्रुप है उससे कम है। इतना बुरे हालात हैं। हम अमेरिका से और चाइना से और रशिया से और यूरोप से चीज़ें खरीद रहे हैं, हम जाके आसियान से खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से नहीं खरीद रहे। पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान श्रीलंका, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। रिलीजियस हार्मनी की बात की जाए, एक्सट्रीमिज्म को कम किया जाए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, वीज़ा को आसान किया जाए, ट्रैवल को कन्वीनियंट बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें आपने बिल्कुल सही लिखी। मगर आप देखें क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने अर्ज की, बहुत मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आप लोगों को एक सवाल के जवाब में तकरीबन 800 लफ्ज तो लिखने ही होते हैं, लेकिन आप देखिए कि हम कितनी जल्दी लिखकर हमारी जो है वो हिम्मत जवाब दे जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस। आप में से सबको इस सवाल के जवाब भी आते होंगे, बट स्टिल यू वुड बी अनएबल टू राइट द आंसर। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट हाउ यू पुट इट ऑन पेपर। प्राइमरी रीजंस में आपने सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन की बात की, नमरा प्रिंसली स्टेट्स को भूल जाएं अब, क्योंकि सिवाय कश्मीर के पाकिस्तान किसी भी उस तरह से क्लेम नहीं कर रहा है। ऑल्दो अब जूनागढ़ की भी बात की है पाकिस्तान ने। वॉर की बात आपने अच्छी की है। अटैक ऑन कश्मीर असेंबली, देखें ये अटैक्स तो एक्चुअली हैं तो कश्मीर इशू की वजह से ही ना, या दूसरा जो इशू है नॉन स्टेट एक्टर्स का, तो दोनों ममालिक एक दूसरे के मामलात में टांग बहुत अड़ा रहे हैं। डिफेंस बजट का बहुत ओवर साइज्ड होना भी एक मैटर है। तो दीज आर द एरियाज यू कैन पुट फॉरवर्ड। आप दोनों के अलावा किसी को थोड़ी बहुत हिम्मत हो रही है तो वो प्लीज लिखे, ताकि जीएस का जो आपने लिखा है आप हमें बताइए ताकि हम देख सकें। सर मेरी एक सजेशन थी, पर मैंने कहा थोड़ी सी वाइल्ड टाइप है तो आई लेफ्ट इट। नहीं बताइए। सर वो इस तरह थी, सर जैसे यूरोपियन यूनियन है ना सर, उस तरह का एक सेटअप हो सकता था कि दे शुड विजिट ईच अदर विदाउट द वीजाज, एंड इससे जो है ना ट्रेड भी बढ़ सकती थी और आपस में कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते थे। अच्छा जी जी बिल्कुल, ये भी ट्रेड से ही स्टार्ट होता है। देखें पहले ट्रेड होता है, बाद में वीजा फ्री होते हैं, बाद में सिंगल मार्केट बनती है, बाद में कस्टम्स यूनियन बनती है। तो अच्छा सजेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये इस लिहाज से तगड़े ममालिक हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए पॉलिटिकल सिनेरियो का बेहतर होना ज्यादा अहम है। ठीक है जी, लेकिन गुड आइडिया आई थिंक। लेकिन जो चीज ज्यादा जरूरी है वो ये है कि रूट कॉजेस को भी तो देखा जाए।
लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्शन, ट्रेड इम्प्रूवमेंट, वीजा फ्री एंट्री, ये चीजें बहुत अच्छे सोल्यूशन। Between the two states were not just obvious through public stance as well, the bone of contention. आपने अच्छा लिखा है, अंग्रेजी की लफाजी अच्छी है, मगर एक रूट कॉज के अलावा भी चीजें थी। ठीक है जी, गुड अटेम्प्ट अस्का, आपने भी अच्छा किया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिफोर दैट लेट मी आस्क if there is any question on your part, anyone? सर ये जो कश्मीर इशू है, ये प्राइमरली जी जी, लैंड का इशू है या पानी के लिए एक फाइट है? देखिए कॉन्स्पिरेसी वाले तो यही कहते हैं कि असल में तो सारे दरिया वहां से होके आ रहे होते हैं, इसीलिए हर किसी का इंटरेस्ट है कश्मीर में। लेकिन हम तो लैंड इशू नहीं इसको कहते, इसको इशू ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, कि कोई अपने आप को जिस तरह से देखना चाहता है, जिसके जेरे हुकूमत लाना चाहता है, ये उसका हक बनता है। और कश्मीर में एक अक्सरियत ही मुसलमानों की, उसके बावजूद कश्मीर के साथ ये सब कुछ किया गया है। तो पाकिस्तानी और कश्मीरी लोगों की यही डिमांड है कि कश्मीर में प्लेबिसिट कराया जाए। तो इशू तो लैंड का भी नहीं है, इशू तो बेसिक ह्यूमन राइट का है। इंडिया ये कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो जायज तरीके से कश्मीर को काबू किया, कश्मीर के राजा ने जो है वो इंडिया के साथ एक्सीड किया, और हम लोग तो कश्मीर को अपने से जुदा नहीं होने देना चाहते। ऑफ कोर्स कश्मीर एक लैंड नहीं है, कश्मीर बड़ा रिच एरिया है, कश्मीर पढ़ा लिखा एरिया है, हालात की खराबी के बावजूद लिटरेसी बहुत अच्छी है वहाँ की, वहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स इतने बुरे नहीं हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे पानी जो दरिया हैं ज़्यादातर वो कश्मीर से होते हुए आते हैं, तो वाटर रिसोर्सेज की जो वर्नरेबिलिटी है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है कश्मीर। तो ये बातें तो हैं, मगर ऑफिशियली ऑन पेपर और आई थिंक इवन इन स्पिरिट पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लेम तो कश्मीर की जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, कश्मीरियों का हक खुद इरादियत, इसके ऊपर। अच्छा, ये वो नक्शा है जो इंडिया आमतौर पे दिखाता है। इंडिया ये कहता है कि सारे का सारा कश्मीर हमारा है, और पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर कोई हक नहीं है, इसलिए वो जो ग्रीन एरिया है उसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके बोलता है, और पाकिस्तानी यानी आज़ाद कश्मीर, और जो मकबूजा कश्मीर है ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन दोनों के दरमियान जो सरहदी इलाका है जहाँ पे जंगबंदी हुई थी 47 की वॉर के बाद, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है जी। उसके बाद रेड कलर में आप आक्साई चीन देख रहे हैं, ये वो कश्मीर का इलाका है जो चाइना के पास है, और इंडिया ये कहता है कि चाइना ने इसको इलीगली इलेजिटिमेटली जो है वो इसको कब्जा किया हुआ है। जो शेडेड इलाका है वो, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था फॉरेन पॉलिसी के दौरान, कि पाकिस्तान और चाइना ने निगोशिएशंस और बॉर्डर सेटलमेंट्स के दौरान जो है वो कुछ एरियाज का आपस में डिस्कशन की थी, और कुछ एरिया चाइना के पास शाक्सगम वैली जिसको बोलते हैं 1963 में चला गया था। सो दैट इज दिस। सो ये वो इलाका है, ये वो कश्मीर की जगह। आपको ज्योग्राफी समझ आ गई। कश्मीर के एक तरफ चाइना, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया, यानी काफी बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान घिरा हुआ मुल्क है कश्मीर। सॉरी, मुल्क कह रहा हूँ, इलाका है जम्मू एंड कश्मीर।
564 प्रिंसली स्टेट्स थी जब आज़ादी हुई, और इनमें से 3 को बाकायदा फौज कशी करके कब्जा कर लिया गया, बाकियों के ऊपर फौज कशी नहीं की गई। वैसे ही उन्होंने एक्सीड कर दिया किसी एक मुल्क की तरफ, या पाकिस्तान की तरफ या भारत की तरफ, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नहीं किया था। महाराजा हरी सिंह, और वो वैसे तो महाराजा थे, लेकिन वो बहुत ही लालची थे। उनको ये भी पता लग गया था कि उनके दिन गिने जा चुके हैं, उन्होंने बहुत जुल्म उठाया है। उस वजह से इस वजह से कश्मीर जो है वो मुसलमानों की अक्सरियत के बावजूद उन्होंने एक्सीड कर दिया इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों में से कुछ लोग जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने फौज कशी शुरू की, क्योंकि उन्हें महाराजा की तरफ से कश्मीरी अवाम पे किया गया जुल्म जो है वो ज्यादा था। हैदराबाद, दक्कन जो दूसरी रियासत थी, यहाँ मुस्लिम हुक्मरान थे और अक्सरियत हिंदुओं की थी, और हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान या इंडिया में से किसी के साथ शामिल होने के हक में नहीं थे। तीसरी रियासत जूनागढ़ थी, यहाँ पर भी हुक्मरान मुसलमान थे, लेकिन आबादी ज्यादातर, जूनागढ़ जो है ये गुजरात, जो इंडियन गुजरात है उसके साथ है, उसके साथ शामिल होना चाहती थी। जस्ट गिव मी 2 minutes and I'll be back. ओके, जठियाल साहब, मैं आपका जो है एरिया वो पढ़ता हूँ। 47 मुस्लिम्स जो हैं कश्मीर में, 77% थे, सिख 3%, हिंदू ऑलमोस्ट 20%। इम्पोर्टेंस बहुत है इस रीजन की ज्योग्राफिकली। वाटर रिसोर्सेज ज्यादातर तिब्बत से होते हुए आजाद कश्मीर, वो जो दरियाई सिंध है वो कश्मीर से होता हुआ फिर तिब्बत से निकलता है, कश्मीर से होता हुआ इंडिया और पाकिस्तान। फिर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं यहाँ पर। फिर ज़ाफ़रान की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्ड है कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। इसके बाद टूरिज़्म यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डल लेक है, फिर माउंटेनस एरिया बहुत खूबसूरत है, फिर मेडोज बने हुए हैं यहाँ पर। तो कश्मीर एक, कहते हैं कि दुनिया में ज़मीन के ऊपर जो जन्नत है वो है ही कश्मीर।
होता ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम हो जाती है तो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या रियासत इंडिया के साथ शामिल हो जाए या पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो इनिशियली क्योंकि बड़ी रियासत होती है और महाराजा ज़रा ज़्यादा अय्याश है कश्मीर के, महाराजा हरी सिंह, तो कोशिश ये करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन एक और बात ये होती है क्योंकि महाराजा ने जुल्म बहुत ज़्यादा ढाया होता है कश्मीरियों के ऊपर और हज़ारों कश्मीरी लोग मारे जा चुके होते हैं, तो कश्मीरी जल्द अज जल्द निजात हासिल करना चाहते हैं और कश्मीरी इस फियर में होते हैं कि अगर महाराजा ही हमारे ऊपर मुसल्लत रहा तो हमारा तो कुछ नहीं बचेगा, हमें महाराजा से जान छुड़ानी है। इस वजह से एक लोकली जो फॉट वॉर स्टार्ट हो जाती है कि वो इंसर्जेंसी स्टार्ट करते हैं, महाराजा बुरी तरह क्रश करता है, फिर पाकिस्तान से जो मुजाहिदीन मौजूद होते हैं वो अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए जाते हैं। लेकिन इंडिया हरी सिंह जो है वो फिर घबरा के इंडिया से मदद की डिमांड करते हैं। इंडिया कहते हैं या तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तभी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता है हरी सिंह, और ये लेकिन उसके साथ साथ दो आर्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जिसके अंदर कश्मीर की इंडिपेंडेंट हैसियत, जिसके अंदर उमूर खारजा, करेंसी, कम्युनिकेशन और दिफा, इसके अलावा तमाम चीज़ें कश्मीर की रियासत की इंडिपेंडेंट रहेंगे। रियासत का अपना झंडा होगा, अपना सदर रियासत होगा, अपनी असेंबली होगी। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती, ये आइन में ऐड हो जाती हैं। लेकिन यानी कश्मीर अपनी एक जुदागाना हैसियत को जो है वो कायम रखता है। ठीक है जी। इसकी वजह से आर्टिकल 370 ऐड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडियन फोर्सेस कश्मीर के अंदर आ जाती हैं और फिर पाकिस्तानी मुजाहिदीन के साथ लड़ती हैं। इतने में नेहरू साहब यूनाइटेड नेशंस तशरीफ ले जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस जाकर वादा करते हैं कि प्लेबिसिट हो कराएंगे, यानी इस्तिस्वाबे राय यानी वोट के कश्मीरी जिनके साथ रहना चाहते हैं उनके उस मुल्क के साथ वो एक्सीड कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 370 को रिवोक कर लिया जाता है 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CCO 272 के जरिए होता है। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे पहले भी कश्मीर की जो इंडिपेंडेंट स्टेटस उसको मुसलसल डाइल्यूट किया जा रहा है। पहले सिख रूल होता है, मैंने आपको बताया, एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। सिख काफी ज्यादा जुल्म उठाते हैं कश्मीरियों के ऊपर। एंग्लो सिख वॉर 45-46 में होती है और ये जैसे हमने आपको बता दिया। पाकिस्तान के 3 बेसिक और मेन स्ट्रीम्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। एक तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं वहां पर, फिर एक कॉमन आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी का भी एक रिलेशन है। तो इतने तमाम लोगों के, हजारों लाखों लोगों का जो कत्ल हुआ है, लोग इसको कश्मीर इशू से बैक ट्रैक करने को अब उनके खून से बेवफाई समझते हैं। रिवर जो पाकिस्तान का रिवर इंडस है वो कश्मीर से होता हुआ आता है, एंड दैट इज लाइफ लाइन ऑफ द इंटायर कंट्री, क्योंकि बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और पाकिस्तानियों के ताल्लुकात मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 70-75 साल से चल रहे हैं कश्मीरियों के साथ। तो पाकिस्तान पीपल टू पीपल रिलेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी एक हिंड्रेंस तो नहीं कहना चाहिए, एक टेम्पटेशन है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा रहे। आर्टिकल 35A में क्या क्या चीजें थी? राइट टू डिसाइड हु क्वालिफाई एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तो रियासत खुद फैसला करती थी, कोई भी इंडियन मुंह उठा के जाके वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वहां पे गवर्नमेंट जॉब नहीं हासिल कर सकता था, वहां पे सेटल नहीं हो सकता था, और स्कॉलरशिप्स भी सिर्फ कश्मीरी रेसिडेंट्स को ही मिलती थी। इसी तरह कोई रेसिडेंट कैसे होगा ये भी रियासत ने खुद डिसाइड करना है। हर किसी को कश्मीर का डोमिसाइल नहीं मिल सकता। रिस्ट्रिक्ट द कंपनी फ्रॉम हायरिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इफ दे वांट टू ऑपरेट इन द स्टेट।
रेजिडेंट्स को यानी जम्मू कश्मीर के जो लोग नहीं है उनको नौकरी पे हायर नहीं किया जा सकता कोई अगर प्राइवेट कंपनी करे। इसी तरह प्रोफेशनल कॉलेज रन बाय गवर्नमेंट में भी जो है वो कोई नॉन रेजिडेंट नहीं आ सकता। प्रोफेशनल कॉलेज क्या होते हैं, इंजीनियरिंग या आमतौर पे इंजीनियरिंग और मेडिकल होता है, लेकिन इवन लॉ भी होता है। यानी आप आला तालीम तो हासिल कर सकते हैं लेकिन कोई ऐसी एजुकेशन प्रोफेशनल नहीं हासिल कर सकते। एमए इंग्लिश कर सकते हैं लेकिन एलएलबी नहीं कर सकते क्योंकि एलएलबी आपको एक प्रोफेशनल लॉयर बना। इसी तरह आर्टिकल 370 कश्मीर की जुदा गाना हैसियत के मुतालिक है, स्पेशल ऑटोनॉमी है जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो एक्सर्प्ट्स हैं उनमें से इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाने की इजाजत है। फ्लैग सेपरेट है, इंडिपेंडेंस की भी बात है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा। इंडियन पार्लियामेंट कश्मीर के बॉर्डर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकती। ये बेसिक कुछ चीजें थी। ऑक्यूपेशन ये जो अपनी मर्जी से उन्होंने कर दिया, इसका क्या है, पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ 3 जून प्लान इफ रिलीजन ऑफ मैसेज एंड रूलर्स इज डिफरेंट। तो ये बात हुई थी कि अगर डिफरेंस है तो फिर किसी एक के साथ जो है वो ज्वाइन कर लें। वी विल सॉल्व दिस इशू बायलैटरली बाय अदर पीसफुल मींस। तो ये मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने कमिट किया हुआ शिमला अग्रीमेंट में, लेकिन यूनिलैटरली बॉर्डर को चेंज किया गया। पाकिस्तान ने आप देख लें आज तक गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर को अपने अंदर जम नहीं किया, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन भी ये है कि इंडिया कोई यूनिलैटरल एक्शन ना ले। हरी सिंह ने भी कहा था, नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम टू कमिट मी इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मुझे किसी भी तरह इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट करने की वजह से ये नहीं होगा कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनी अमेंडमेंट इन दिस आर्टिकल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर। तो आज तक गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अप्रूव ही नहीं किया है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू ही नहीं हो सकता। इसीलिए इस बात को टलाया जा रहा है सबसे। इंडिया ने 2019 में क्यों लिया? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है इस टाइम, दुनिया इंडिया को नाराज नहीं कर सकती, दुनिया बड़े सुकून से चल रही है। ऑल्दो कोविड हो गया लेकिन इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर। ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा पहुंच है, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के अंदर इंडियन सीईओज बैठे हुए हैं। बीजेपी के एजेंडा के अंदर जो उनके हर मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है कि एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड कश्मीर, इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाना चाहते हैं कि मुसलमानों के जो कुछ कवानीन है उनके लिहाज से उनको भी ख़त्म किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एब्रिगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ये 3 चीज़ें हैं जिनमें से 2 चीज़ें हो गई हैं। बीजेपी की अपर और लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन बहुत हाई है। मोदी जी 2019 के इलेक्शन ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी से जीते मई के अंदर। कश्मीरियों के हक की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली वॉइस रेस की, उसकी वजह से भी इंडिया थोड़ा परेशान हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप से जब इमरान खान मिले तब भी बात की, तब इंडिया की नर्वसनेस और बढ़ गई। सेक्रेटरी जनरल ने यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतेरेस ने भी अपनी कंसर्न शो किए। लोकल्स के अंदर बुरहान वानी की किलिंग के बाद हालात मुसलसल लोगों के अंदर गम गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ट्रंप साहब ने ऑफर कर दी थी, जैसे मैंने आपको बताया, मीडिएशन की, तो इंडिया उस पर भी नाखुश था। बीजेपी का फ्यूचर प्लान क्या है कि कश्मीर की सिचुएशन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक इस तरह लेके जाया जाए कि फिर अब कह दें कि हमारा और आप, हम तो इसको रिवर्स कर ही नहीं सकते जनाब। ठीक है जी। देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू इंडिया। ये अमित शाह ने कहा था कि अब वो कहते हैं कि हमने आजाद कश्मीर वाला इलाका भी काबू में करना है। नंबर ऑफ सीट्स इंक्लूड सीट्स ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर एज वेल। आबादी जो है ना उसके अंदर आजाद जम्मू कश्मीर की आबादी को भी काउंट किया जा रहा होता। रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 पे कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं आया। बांग्लादेश ने कहा कि ये इंडिया का जाती मामला है। टर्की और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। मलिया लोधी कहती हैं कि इसने दोबारा से कश्मीर इशू को दुनिया
की इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पे जगा दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में के इशू के बारे में, ऑल्दो उसके साथ कुछ खास नहीं आया, क्योंकि कहा यह जाता है कि अमेरिका, रशिया और फ्रांस ने बहुत खुल के इंडिया का साथ दिया। ओआईसी और एससीओ ने बिल्कुल चुप साधे रखी। ओआईसी में उल्टा यूएई ने तो कश्मीर के एब्रोगेशन के बाद मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। इसी तरह बहरीन ने भी और सऊदी अरब ने भी बहुत प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है इंडिया को। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की 1948 की जो करारदाद है उसके हिसाब से प्लेबिसिट कराया जाए। प्लेबिसिट के लिए शर्त ये कि पाकिस्तान अपनी तमाम आर्मी को पीछे हटा ले कश्मीर से और इंडिया अपनी मिनिमम आर्मी को रखे और वहां पर इस्तिस्वाब राय कराया जाए। कश्मीर को या तो इंडिपेंडेंस दे दी जाए या मुशर्रफ साहब की तरह का एक 4 पॉइंट फार्मूला हो कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाया जाए, बॉर्डर के ऊपर फौज को कम किया जाए, नॉन वीजा एंट्रीज अलाउ की जाए, दोनों यानी दोनों साइड्स ऑफ कश्मीर के लोग आपस में मिल सकें, ट्रेड को इम्प्रूव किया जाए और डीमिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन करा दिए। डिक्सन फार्मूला है कि कश्मीर को मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाए और फिर वहां पर जो है वो इंडिविजुअल प्लेबिसिट कराया जाए। और अभी स्टेटस को क्या है कि एलओसी को बॉर्डर बनाया जाए। चनाब फार्मूला ये कि जैसे जैसे चनाब का दरिया बहता है उसको सरहद बना दिया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अभी स्टेटस को ही मुझे लगता है कि ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके आज़ाद कश्मीर को अपनी तरफ करा सकता है, ना पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला करके कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उसके ऊपर काबू कर सकता है। तो अभी इसी तरह है कि मुशर्रफ फार्मूले टाइप के कोई फार्मूले की बात की जाए। इम्प्लीकेशंस यही है कि ट्रेड रिलेशंस मजीद खराब होंगे। सार्क टूटती जा रही है, दोनों मुल्कों की एयर स्पेस क्लोज थी, ऑल्दो अब एयर स्पेस ओपन हो गई है, लेकिन ये बार बार ऊंच नीच चलती रहती है। अभी मोदी जी जो हैं वो ग्लासगो से पाकिस्तान इंडिया जब गए तो पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए गए। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन तो हो गई है इशू की, लेकिन वर्ल्ड इज साइलेंट। ना कश्मीर ना फिलिस्तीन के बारे में कुछ हुआ है। हाई हाई मिलिटराइज जोन बन चुका है, हर वक्त वहां पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। इंटरनेट सर्विसेज अभी तक मुअत्तल हैं, प्रॉपरली रिज्यूम नहीं किया है। रियासत के अंदर मुसलसल कर्फ्यू की सी कैफियत है और लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी की जगह अपना टेरिटरी दिखाकर मैं जो है वो मैप अपना चेंज करने की कोशिश की है। ये वो चीज़ें जो हुई हैं, इम्प्लीकेशंस अभी यही हैं कि रीजन के अंदर मजीद इंस्टेबिलिटी फैलने का अंदेशा है। जी, अब लेट्स गेट टू योर क्वेश्चन। कोई सवाल? हाँ, बिकॉज ऑफ द स्टेज अनप्लेजेंट मेमोरीज। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। गुड एसएम जटियाल, आपने अच्छा लिखा है, सॉल्यूशंस को भी लिखें जी। एनीवन हैज अ क्वेश्चन? दिस this brings us to the end of today's lecture, but I'll wait for you to ask questions. I think सलीम साफी ने कुछ पॉलिटिक्स वो जो फर्स्ट लेडी है उनके बारे में कुछ डेरोगेटरी बात की है जिसकी वजह से ओआईसी में कश्मीर आर्टिकल 370 पे बात नहीं हुई, लेकिन कश्मीर के अंदर एट्रोसिटीज की बात की गई है। तो ये बात हुई है और पुरानी बात है, लेकिन अभी तक ओआईसी का वो इजलास नहीं हुआ जो पाकिस्तान ने होस्ट करना। सर ओके जी। एक जो जी सर ये जो कश्मीर इशू है जिसको इंडिया अपना इंटरनल मैटर कहता है, ये जो सवर्निटी ऑफ द स्टेट के जुमरे में आती है जो चीज है, तो क्या इस वजह से भी यूनाइटेड नेशंस खामोश हो सकता है? क्या ये भी नहीं देखें, इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया हुआ यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि ये इशू रिजॉल्व होना है, ये एक हल तलब मसला है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो इसलिए
चुप है क्योंकि बड़े बड़े ममालिक इस टाइम इंडिया के साथ हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टाइन के ऊपर क्लोज है, पैलेस्टाइन में तो सॉवरेनिटी का भी इशू नहीं है ना, तो वो जो पावरफुल होता है वो चला रहा होता है इदारों को, तो ये एक रीजन। ओके जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Anyone else's question? No. Thank you very much everyone. See you tomorrow.